अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आमिर मतीन और मेरे साथ रऊफ़ क्लासर साहब मौजूद हैं। हमारी रेगुलर होस्ट राबिया हसन आज हमें ज्वाइन नहीं कर सकेंगी। शुरू सियासत के मैदान में आज बातें तो काफ़ी हैं, मगर वही रटी रटाई बयानात पे मबनी सियासत की बजाय आज हम आपसे बहुत ही एक्सक्लूसिव स्टोरीज शेयर करेंगे। क्लास साहब ये पूरी फाइलों के थदे लेके आए हुए हैं। उन पे उसके अंदर एक स्टोरी तो है हाउसिंग के मतलब कि हमारे शहर जो हैं वो हॉरिजेंटल उसमें फैलाव उनका बढ़ता जा रहा है और ज़रूरी ज़मीनें जो हैं वो हाउसिंग सोसाइटीज़ में बनती जा रही हैं और मुल्क में फूड सिक्योरिटी का एक बहरान भी चल रहा है, मगर इसके ऊपर कोई मेजर्स नहीं लिए जा रहे थे। तो उसकी फाइनली हम इस पर बड़ा शोर मचाते रहते हैं कि उसकी बाज़गश्त जो है वो कैबिनेट तक पहुंची और प्राइम मिनिस्टर ने भी उसका नोटिस लिया है। उसके मतलब एक तो आपको बताएंगे, दूसरा हमारी शहरों के अंदर और सड़कें जो हैं वो गाड़ियों की एक ह्यूज बर्डन्स की वजह से ट्रैफिक ब्लॉक रहती है, स्मॉग बढ़ रहा है। और उसके पीछे पता चला है कि जनाब ये कारों के इतने ज़्यादा बढ़ने की एक वजह बहुत बड़ी ये है कि लोगों को आसान किस्तों पे कारें मिल रही हैं और कार इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है जो कि हम अपने मुल्क में ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं कर सके, नौकरियां भी यहाँ पे नहीं आती। बस वो बनी बनाई कारें आ रही हैं और 40-50 साल से वो बिकती जा रही हैं और बैंकों ने उनको लोन्स दे के जो है ज़्यादा आसान कर दिया है। हम ये का सब इसकी एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपसे डिस्कस करेंगे, उस पर गौर ये करेंगे कि आया ये साजिश के तहत हो रहा है या इसके पीछे कोई मेथड है या ये कोई इत्तेफाक है, इस पर भी बात करेंगे। पर सबसे पहले हम बात करना चाह रहे हैं कि साबिक डीजी एफआईए के बशीर मेमन साहब को वो लाहौर एफआईए ने तलब किया है। अब ये एक अजीब सी स्टोरी है कि ख़ुद जो उसके डायरेक्टर जनरल साबिक रहे हुए हैं उनको डायरेक्टर लेवल के एक जूनियर अफसर ने लाहौर में तलब किया है और बशीर मेमन साहब का एक माजी रहा है कि बशीर मेमन साहब जो हैं इन्होंने अपनी नौकरी से, जब ये इमरान खान साहब के लिए एफआईए के चीफ लगाए गए थे तो रिज़ाइन अपनी अपनी पोस्ट से रिज़ाइन कर दिया था रिटायरमेंट से पहले। और ये वाक़ अपनी नौयत का एक बड़े चंद इस तरह के वाक़यात हैं और उसके पीछे इन्होंने ये कहा था कि जनाब मुझसे प्रेशर डाला जा रहा था मुझसे कुछ सियासी कामों के लिए जिसके लिए मैंने इनकार किया, तो उसके बाद इनके साथ कोई सलूक ठीक नहीं हो रहा था, तो वो उसकी कहानी। अब ये तलब किए जाने के पीछे क्या कहानी है, बजाय इसके कि मैं आपको तफसीलात बताऊं, हमारे साथ बशीर मेमन साहब लाइन पे मौजूद हैं, तो उन्हीं से पूछते हैं कि इसका बैकग्राउंड क्या है, आया इसके मकासद सियासी हैं या वाकई कुछ उस केस के अंदर जान है। तो अस्सलाम वालेकुम बशीर मेमन साहब। वालेकुम अस्सलाम जनाब, वालेकुम अस्सलाम। बजाय इसके कि मैं एक दफ़ा तफसीलात बताऊं और फिर आपसे सवाल करूं, पहले ज़रा बताएं कि जो आपको बुलाया गया है कि क्या कहानी क्या है इसके पीछे। ये आपके अभी स्क्रीन पे चल रहा था वो जो मुझे नोटिस मिला है, जी जी, जो कि 5 एलिगेशंस हैं जिसके लिए वो ये समझते हैं कि मेरा ज्वाइन करना जो इंक्वायरी को जरूरी है, जिसमें ये समझते हैं कि ये 2004 में 12 मिलियन यूएस डॉलर स्विस बैंक फ्रॉड हुआ था ज्यूरिक में, had been laundered to Pakistan either directly or indirectly as highlighted by NCB Interpol Bern। अच्छा, अब वो 2004 की मनी लॉन्ड्रिंग का जिम्मेदारी जो है मेरे पर थी, इसलिए मैं 2017 में लगा था और मुझे उसका भी जवाब देना है कि 2004 में जो हुआ तो तुमने ये इन्वेस्टिगेट 2017 में क्यों नहीं किया। Did you make any efforts to investigate that any portion of crime proceeds of 89 million kroners ओस्लो का had been, वो 2010 का है। दूसरा एलिगेशन ये है, had been laundered to Pakistan either directly or indirectly as highlighted by the Interpol, NCB Interpol ओस्लो। अच्छा, ये भी 2010 का है। अच्छा, why was an internationally wanted fugitive Red Notice Control A
issued by 2015 में issued by Interpol Leon on 8th October 2015, copy as Annexure C, able to travel to and from Pakistan with impunity 32 times from 7th August 2017 to 29th November 2019, when you were holding office as Director General FIA Head, NCB Interpol Islamabad. Why D जो है, why you used your official position to intercede with Interpol Leon on behalf of wanted fugitive? Copy of letter of thanks, जो कि उसने लिखा था FIA के DG को, 2009 का उसका कोई लेटर है. What was your relationship with Umar Farooq? Since how long had you been in contact with him, and how many private meetings you had conducted with him in Pakistan or abroad, especially after you were holding the position as Director General? जो भी है. Refer news and picture of your meeting with Umar Farooq Zahood placed at Annexure E, which was published on 16th December 2019 in VGA Norwegian Journal. अब मैंने थोड़ा सा पता किया, जाहिर है मुझे ये नोटिस कल ही सर्व हुआ. आई एम अ पुलिस ऑफिसर, आई हैव टू इन्वेस्टिगेट. अब इसके साथ ही एनेक्शर्स भी लगे हुए हैं. अगर आप एनेक्शर्स देखेंगे तो उस एनेक्शर में 2004 का जो क्राइम हुआ वो इंटरपोल उसने उसी वक्त बताया था, 2004 में. अच्छा, इंफॉर्मेशन जो आई होगी डीजी के पास जरूर आई होगी, डीजी ने उसको रिसीव किया होगा. डीजी का ऑफिस रिसीव करता है, फिर वो इनिशियल करता है और कंसर्न सेक्शन को भाग हो जाती है. वो कंसर्न सेक्शन में 2004 से लेकर के वो क्या करती रही, उसका जवाब सिर्फ एक ही डायरेक्टर जनरल देगा. 2004 से लेकर के 2021 तक जो रहे हैं उनमें से कोई नहीं देगा. बशीर मेमन जवाब देगा. ठीक है, वो 2017 में था और 2019 में उसने रिजाइन कर दिया. और फिर मतलब उन्होंने उसका पेंशन भी रोका. फिर वो पेंशन कोर्ट ने मेहरबानी की, हाई कोर्ट ने. अब बशीर मेमन ने जवाब देना. 2004 से लेकर के 2017 के दरमियान में जितने भी डायरेक्टर जनरल आए उनमें से किसी ने ना तो किसी एडिशनल डायरेक्टर जनरल ने जवाब देना है, ना तो किसी डायरेक्टर साहब ने जवाब देना है, ना तो किसी असिस्टेंट डायरेक्टर ने, डिप्टी डायरेक्टर ने, इंस्पेक्टर ने, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने, एनसीपी इंटरपोल के डायरेक्टर साहबान ने, किसी ने कोई जवाब नहीं देना. बशीर मेमन ने जवाब देना है हर चीज का, 2004 से लेकर आज तक. मुझे तो डर है कि कोई 1973 का भी काम आ जाए, उसका भी कहीं मुझसे जवाब मांग ले, लेकिन वो ये सोचेंगे कि उस वक्त तो ये पढ़ता था कॉलेज में. मेमन साहब, एक मिनट आपको रोक रहा हूँ, दोबारा आपसे सवाल करते हैं. पर मैं क्लास साहब से चाहूँगा कि आपने थोड़ा सा, बशीर मेमन साहब ने बड़ा टेक्निकल अंदाज में बताया, ज़रा आप आसान लफ्ज़ों में हमारे नाज़रीन को समझा सकें कि आपको क्या समझ आई है कि ये स्टोरी है क्या. सर ऐसे हुआ है, जो मैंने कोई पेपर भी पढ़े हैं और मेमन साहब की गुफ्तगू भी मैंने सुनी है, कि इनको एक यहाँ पे FIA ने लाहौर सर्कल के एक डायरेक्टर साहब ने इनको नोटिस सर्व किया है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि एक यहाँ फुजिटिव था, जो नाम भी उन्होंने बताया, उमर फ़ारूक साहब. 2004 के बाद उनको वहाँ पे नॉर्वे में कोई $12 मिलियन समथिंग के करीब उन पे इल्ज़ामात थे कि $12 मिलियन के करीब मनी लॉन्ड्रिंग के 2004 से. तो उनके साथ आप राब्ते में भी रहे हैं. आपको उसने एक शुक्रिया का लेटर भी लिखा था, वो भी खैर मेमन साहब से पूछते हैं. तो आपने उनको गिरफ़्तार क्यों नहीं किया? आप जब यहाँ पे DG थे और 3 साल जैसे DG रहे हैं, और ऑफकोर्स जिन हालात में इन्होंने रिज़ाइन किया था, क्विट किया था, सबको पता है, पेंशन रोकी गई, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गए. तो अब वो जैसे खुद भी कह रहे थे, बड़ा इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग केस, कि उसके बाद मुझे याद पड़ता है यहाँ बड़े बड़े जहाँ DGs रहे हैं, बिग गन्स, मैं नाम ले सकता हूँ, मैं तारिक खोसा वाज वन ऑफ देम, वो DG FIA रहे हैं. उसको वसीम अख्तर साहब हैं, या उनसे पहले हैं मेरा ख्याल है, वो रहे हैं पीपल्स पार्टी दौर में. फिर कोई यहाँ पे अलमेश साहब हैं, वो रहे हैं. फिर यहाँ पे एक मेरा ख्याल है दुरानी साहब थे, मुझे सर प्लीज़ करेक्ट करते जाइएगा, वो रहे. वाजिद याद साहब तो खैर उसमें रिसेंटली रहे. फिर इससे पहले बशीर मेमन साहब रहे, और बड़े बड़े टॉप गन्स रहे हैं. तो उन्होंने इन्हीं को सिंगल आउट किया है, और इन पे 3-4 उन्होंने वो लगाए हैं, इल्ज़ामात लगाए हैं FIA ने. उससे जो मुझे समझ आ रहे, सारी पढ़ के, जैसे खुद भी कह रहे सिंगल आउट किया गया, वो इल्ज़ामात के जवाबात. अभी एक सवाल मैं करता हूँ इनसे, कि जिसमें वो समझ रहे हैं कि मेमन साहब जो हैं, इनका उनके साथ मुसलसल रब्ता था,
कि वो ये समझते हैं कि जनाब कि वो इस दौरान में पाकिस्तान आता जाता रहा है, वो बंदा जो था जिसको इंटरनेशनल वारंट भी थे, चीज़ें भी थे, उस बंदे ने एक इनको थैंक यू लेटर भी भेजा जिससे उन्होंने एनेक्चर के साथ लगाया कि आपने जो मेरा नाम था इंटरपोल वगैरह पे, उसमें FIA ने शायद कोई फैसिलिटेट किया है। एक प्लस इसमें यह भी लगा हुआ है कि एक इनसे मिलने के लिए कोई आए थे, कोई मेरे अरब डिग्नेटरीज आए थे, तो उसके साथ ये बंदा भी था, उसकी कोई पिक्चर थी शायद इनके घर पे वो आए मिलने के लिए या जहाँ भी, तो इनके बेटे ने शायद वो पिक्चर जो है ना फेसबुक पे लगाई कि मतलब घर पे मेहमान जैसे आते हैं जिसमें वो भी हैं, वो भी लगाई गई है कि ये फुजिटिव था तो आपके साथ इसका कैसा लिंक है। सो ये बेसिकली चीज़ें हैं। अल्टीमेटली अगर वन लाइनर पूछें इन इल्ज़ामात के जवाब तो वो खुद देंगे। जो एक बैकग्राउंड है इमरान खान साहब की हुकूमत का, शहजाद अकबर साहब का और बाकी चीज़ों का, वो बड़ा एक ऑब्वियस है कि बशीर मेमन साहब जो माजी में आपको पता है कि इन पर बड़ा दबाव था, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का भी था, कैबिनेट का भी था कि ख्वाजा आसिफ पे आप वो बनाएं, उस पर आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई करें। इन्होंने 15 को 20 लोगों के नाम दिए गए थे PML नवाज के कि इनको उठा लें, इन पर पर्चे करें, मुकदमे करें, टू विच ही रिफ्यूज़ के केसेस नहीं बने, जिसके बाद इनको जाना पड़ गया था। ये वो केस है बेसिकली कि एक फ्यूजिटिव था पिछले कोई 15-20 सालों से, तो वो आता जाता रहा है, आपके दौर में उसको क्यों नहीं पकड़ा गया और आपके साथ उसके क्या लिंक्स है? ये मैं ठीक कहा है मेमन साहब जो मुझे समझ आई है? सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो सर आप इस पे ज़रा बताएंगे कि वो जो 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है सर। एक जो उनके साथ आपकी पिक्चर आई है, वो मतलब FIA बिलीव्स कि आप उनके साथ राब्ते में थे और आपकी पिक्चर जो है आपके बरखुरदार ने बाद में फेसबुक पे भी लगाई, तो उससे वो FIA समझती है जिस वो कि अगेन आपसे सवाल जवाब होने चाहिए कि फ्यूजिटिव एक इंटरपोल का वांटेड जो है आपके पास उसके वो तस्वीरें हैं रादर दैन टू अरेस्ट टीम या वट एवर, तो वो आपके घर खाना खाने आया या दावत पे आया सर, ये मेन इल्ज़ाम है। और ये तस्वीर कितनी पुरानी है? अच्छा मैं थोड़ा सा अर्ज करूं, मुझे अगर इस तस्वीर का फिर मैं बैकग्राउंड देखा और फिर मुझे याद भी है, एक ही उस बंदे ने मुझे कॉल किया था कि जी हम गवर्नमेंट ऑफ सिंध के मेहमान आए हुए हैं, गवर्नमेंट ऑफ सिंध के हम मेहमान हैं और हम आपसे, मेरे शेख है कोई मखतूम फैमिली के, रूलिंग फैमिली ऑफ दुबई जी, मैं आपके पास थैंक्स करना चाहता हूं और वो भी आना चाह रहे हैं आपके पास। मेरा नाम चूंकि वो वहां से निकल गया है, उसमें से रेड नोटिस मेरा सस्पेंड हो गया है, जो भी हुआ गया मुझे नहीं पता था। अच्छा, मेरे लिए ये एक था कि somebody जो रूलिंग फैमिली से है, अगर वो मेरे घर पे आ रहा है, इट वॉज ए प्राइड फॉर मी। मैं गरीब सा छोटा सा आदमी हूँ। और आप DGFIA थे उस वक्त जब वो आज सर मेरे ख्याल में ये जो बताया है मुझे 19 दिसंबर की फोटो है ये जी, जब मैं रिटायर 16 है या 19 दिसंबर है जब मैं रिटायर हो चुका। अच्छा, रिटायर होने के बाद की है? नहीं, जो मुझे उसमें नीचे जो तस्वीर में जो डेट, ये प्रोड्यूसर साहब अगर तस्वीर आपके पास है तो दिखा सके तो मैं भेजता हूँ, मैं उनके पास नहीं होगी सर उसमें साथ में वो लगी हुई है। उसके नीचे अगर आप पढ़ेंगे बहुत हल्के अल्फाज में उसकी डेट भी लगी है सर, दिसंबर 14 और 17 है, वही तस्वीर के नीचे लगा हुआ है, तस्वीर के नीचे जो आखिरी, नॉर्वेजियन सुप्रीम कोर्ट हैज रूल्ड दैट उमर फारूक ज़हूर 44 will be arrested for his role in one of Norway's largest bank frauds. Interpol has now removed the international search warrant. Yes. सर ये उसके नीचे अगर आप देखेंगे कि बहुत हल्के अल्फाज में दिसंबर ये लिखा हुआ, दिसंबर 16 2019। तो सर मैं उस वक्त DGFIA रिटायर्ड था, मैं रिजाइन किया है 2 को। एनीवेज अगर मैं DGFIA भी था, लेट्स पुट इट दैट वे एज वेल, तो सर आपके ख्याल में DGFIA का जहन कोई कंप्यूटर होता है, उसको ये पता हो कि किस बंदे का रेड वारंट इशूड है, कौन बंदा फ्यूजिटिव है, इंटरनेशनली किसने क्या फ्रॉड किया है, ज्यूरिख में क्या किया है, ओस्लो में क्या किया है, 2004 में किसी ने क्या किया। DGFIA का कोई सुपर कंप्यूटर माइंड होता है। और दूसरी बात एक तो ये मैंने आपको अर्ज कर दी तस्वीर वाली बात, और फिर तस्वीर उसके साथ नहीं है, वो जो उनकी रॉयल फैमिली का जो भी था, जो उसने मुझे बताया था। अब जाहिर है किसी कोई अगर आपको बताता है कि ये रॉयल फैमिली का आदमी है, मखतूम ऐसे कोई नाम था उसका जी, फलाना मखतूम,
अब वो आपको पता नहीं जी होता। मेमन साहब, अब ये तो नहीं है कि मैं उससे बैठ के उससे शुजरा पूछूंगा पहले कि बाबा पहले तो उसका शुजरा पूरा बताओ, मुझे जो शनाख्ती कार्ड दिखाओ, मुझे फिर मैं मैं मिलूंगा आपको उससे। 1 मिनट रोकूंगा, हमें ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। जो ब्रेक के बाद आएंगे तो फिर ये आपसे डिस्कस करेंगे कि ये अगर आप रिटायर्ड हो गए तो आपकी एक्सेस ही नहीं थी कि किसी का पता करने के लिए उसका स्टेटस क्या है, इस पर भी बात करेंगे। और बाकी आपके अलावा हाउसिंग के अंदर जो प्राइम मिनिस्टर ने जो नोटिस लिया है उस पर भी बात करेंगे। तो स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, हमारे साथ लाइन पे बशीर मेमन साहब मौजूद हैं और इनके जो एफआईए ने लाहौर में तलब किया है उस स्टोरी को डिस्कस कर रहे हैं। इस स्टोरी की अहमियत इसलिए भी है कि ये एक इल्ज़ाम बहुत ज़्यादा लगता है कि ये जो पीटीए की गवर्नमेंट है ये अपोजिशन की बहुत ज़्यादा विच हंटिंग होती है और अपने लोग इनके छूट जाते हैं। तो उस पैराए में बशीर मेमन साहब वो आदमी हैं जिन्होंने अपनी रिटायरमेंट से पहले प्री मेच्योरली रिज़ाइन कर दिया था, ये कह के कि मुझे ये कहा जा रहा था कि ख्वाजा आसिफ और एक लंबी लिस्ट थी कि इन लोगों के ख़िलाफ़ आप इनको टारगेट करें और इनके ख़िलाफ़ कुछ ना कुछ केसेस बनाएं। तो उन्होंने रिज़ाइन कर दिया, जिसके बाद से एक पीटीआई गवर्नमेंट के साथ बशीर मेमन साहब की एक आप कह लें चकलिश किस्म की चपकलिश चल रही थी। और उसके बाद इनकी पेंशन बंद कर दी गई, इनके लिए और ऑफिशियल मसाइल खड़े कर दिए गए, वो मुकदमात चल रहे हैं। और अब ये केस एक है कि एक सीनियर पुलिस अफसर को एक जूनियर अफसर वो भी दूसरे शहर में लाहौर में तलब कर रहा है। तो इसकी इस केस की मतलब जो क्लास साहब थोड़ा सा नॉन टेक्निकल अंदाज में नाजरीन को आप बताएंगे आपको ये क्या लगता है, और उसके बाद हम फिर बशीर मेमन साहब से भी पूछते हैं। मेरे ख्याल में मेमन साहब से सीधा सवाल पूछ लेते हैं, आपने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन कर दिया। मेमन साहब, आपको क्या लगता है कि ये केस क्यों बनाया गया है आपके खिलाफ, और आपको लाहौर क्यों बुलाया जा रहा है और अपने जूनियर आपके अफसरान से वंस यू वर द डीजी, तो आपको कैसा वैसे फील हो रहा है कि डीजी हो कि आपको अपने महकमे के जूनियर अफसरान जो हैं बकौल आपके इन कुकड अप चार्जेस पे आपको बुलाया जा रहा है? आपको क्या लगता है, इंतकामी कार्रवाई है या वाकई इसमें आप समझते हैं कि आपको जाकर अपनी पोजीशन जो है क्लियर करनी चाहिए? मैं इंशाल्लाह पोजीशन क्लियर करनी चाहिए, और जाहिर है अगर किसी का कोई कसूर है, मैं ये समझता हूँ इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। ये एजेंसी का मतलब वो उसकी बात होती है। मैं तो समझता हूँ कि मेरे जाने से, और मैं जाऊंगा, अपनी एजेंसी को ये बिल्कुल रियायत नहीं करनी चाहिए। मेरा 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 कंटेंशन ये है मेरी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये करने से पहले जो इन हाउस एक इंक्वायरी होनी चाहिए थी। इन हाउस इंक्वायरी से मुराद मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, अगर ये जो एलिगेशन है ये देख लेते कि जो एलिगेशन है 32 मरतबा वो आया है मेरे जब मैं था। तो अब अगर 32 मरतबा कोई फ्यूजिटिव या जो बंदा जो रेड लिस्ट पे वांटेड है, रेड वारंट जिसका इशू हुआ है, वो अगर क्रॉस करके आया है इमिग्रेशन, तो हमने ये देखना होता कि भाई किस स्टैंप से यहाँ पे कम से कम पूरे पाकिस्तान में डेली के 10 से 12 हजार पैसेंजर्स आते जाते हैं। 10 से 12 हजार जो पैसेंजर्स आते जाते हैं उनमें इस कम से कम 200 डेस्क हैं जो क्लियर करते हैं और ठप्पा मारते हैं पासपोर्ट के ऊपर। किसने उसको क्लियर किया? फिर उसका शिफ्ट इंचार्ज कौन था? फिर उसका डीडी कौन था? फिर उसका डायरेक्टर साहब कौन था? फिर उसका डायरेक्टर इमिग्रेशन कौन है? उस वक्त डायरेक्टर इमिग्रेशन ने देखना होता है, फिर एडिशनल डायरेक्टर इमिग्रेशन ने देखना होता है। या ये 12,000 के 12,000 लोगों का जो कि आ रहे हैं और जा रहे हैं पाकिस्तान से, कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, सियालकोट, पिशावर और कोयटा, ये सात इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स है मेरे ख्याल में। अभी हो सकता है एक आध बढ़ गया हो, 7-8 एयरपोर्ट्स हैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स। अब इन सारे एयरपोर्ट्स पे
आपके ख्याल में डायरेक्टर जनरल FIA इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दी डेस्क जो तो 100 लोग बैठे हुए हैं और उसको ये चेक करना है हर एक के लिए, या शिफ्ट इंचार्ज का भी कोई काम है? शिफ्ट इंचार्ज के साथ डिप्टी डायरेक्टर भी लगा हुआ है, फिर डायरेक्टर साहब भी लगा हुआ है। ये तो कम से कम देख लेते। मुझ पर ये इल्जाम लगा कि 32 मरतबा ये आया है, तुम बताओ क्यों आया? अच्छा सर ये बताएं, आपने बड़ी अच्छी इस क्लियर हुई है थोड़ी सी बात। ये जो हम भी जाते इमिग्रेशन कराते हैं, जब पासपोर्ट देते हैं तो उसको स्वाइप करते हैं तो सारे का सारा रिकॉर्ड आ जाता होता है उनके सामने कि वांटेड है, ब्लैक लिस्ट है, पासपोर्ट इसका है, बला बला सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो डेस्क पे जो बैठा होता है वो तो उसके सामने सब कुछ आ जाता है, कंप्यूटर पे जो बंदा मेरे सामने खड़ा स्कैन होकर आ जाता है। अगर वो 32 दफ़ा आया है यहाँ पे तो उसको कहीं पे किसी ने कोई डेस्क का, जैसे आप कह रहे हैं जो वहाँ पे आपके ASI या वट इमिग्रेशन स्टाफ बैठा होता है, किसी ने नहीं रोका, मतलब उस पर कोई रेड, उस पर कोई लाइट नहीं है, किसी ने कोई क्वेश्चन नहीं किया उसको, और उसका जैसे आप कह रहे हैं कि उसमें 20 उसमें लोग इन्वॉल्व हैं। अब मैं थोड़ा सा अर्ज कर दूं, 32 मरतबा वो आया होगा तो 32 मरतबा वापस भी गया होगा, इसका मतलब 64 एंट्रीज उसकी होनी चाहिए जी। अब मैं यही तो कह रहा हूँ कि वो जो 64 लोग हैं पहले तो वो देखना चाहिए, फिर ये उनके जो शिफ्ट इंचार्ज है उनको देखना चाहिए कि जी क्यों ये कैसे आ गया 64 मरतबा क्रॉस किया और आया और गया, किसी ने कोई रोका ही नहीं। इसका जवाब बशीर मेमन ने देना है। मैंने कहा ना 2004 से लेकर के जो मनी लॉन्ड्रिंग हुई है नॉर्वे में और ओस्लो में, वो बशीर मेमन ने जवाब देना है। अच्छा एक और बताएं सर, चलो यहाँ पे तो मैं सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, यहाँ पे तो चलो मान लिया 64 दफा आया गया, जिन मुल्कों में किया है उनके पास भी तो इंटरपोल का डाटा होता है, उनके पास भी कंप्यूटर पड़े होते हैं इमिग्रेशन के, यहाँ नहीं रोका गया तो वहाँ क्यों नहीं रोका गया उन मुल्कों में जहाँ से वो आए गए हैं वो? सर मैं आपको कनासरा साहब, आपको अल्लाह ताला खुश रखे, इसका जवाब देने के लिए मैं बैठा हूँ ना। दुबई के इमिग्रेशन उसको क्यों छोड़ा, इसलिए कि बशीर मेमन का 2004 में जो उसने मनी लॉन्ड्रिंग की उसका भी जवाब मैं दूंगा ना, कि जो 2004 में उसको दुनिया को पता था कि एक बहुत बड़ा पुलिस अफसर बनेगा 2017 में, जो DGFIA बनेगा पाकिस्तान का, और वो इसको आएगा बचाने के लिए। तो उसको 2004 से लोगों को धमकियां दे रहा फिर रहा था कि वो मेरा चाचा का पुत्र था। भाई मैं जानता नहीं उस आदमी को, वो मैंने आपको बताया, एक वो आया मेरे पास कि जी वो राशिद मखतूम साहब है, कोई सन इन लॉ है राशिद मखतूम साहब के, जो मुझे याद पड़ता है। मखतूम जाहिर है रूलिंग फैमिली, फिर वो सिंध गवर्नमेंट का वो गेस्ट था, एस्कॉर्ट और गवर्नमेंट की गाड़ी उसके साथ थी। वो आया मेरे पास और मेरे लिए मैं समझता था प्राइड है कि एक जो कोई भी है रूलिंग फैमिली है, वी शुड रिस्पेक्ट देम। एक फॉरेनर है मेरे घर पे आ रहा है, उसके साथ मैंने फोटो, जाहिर है एक्साइटेड थे, अच्छा समझते थे, अपने आप को बहुत तुरम खान और तोपची समझते थे। तो मेरे बेटे ने वो करके और फेसबुक पे जिस तरह बच्चे करते हैं उन्होंने लगा दिया। अगर कोई इस तरह की कोई बात होती तो मैं बेवकूफ था कि उसके साथ फोटो अपनी लगा देता। मेरे सब जो हमें अब समझ आ रही है वो ये है कि अगर तो उन्होंने वाकई तफ्तीश करनी होती तो वो लाहौर बुलाने की बजाय वो आपको पहले खुद ही डिटरमिन करते कि जनाब कितना इसके अंदर एविडेंस मौजूद है, भेज देते और वो कराची से भी कर सकते थे, आपसे ये पूछ सकते थे। तो ये ख़ास तौर पे ये सारा खुद भी उन्होंने डिटर्मिनेशन नहीं अपनी की, और सिर्फ एक उसके लिए लाहौर बुला के आपको ख़ास तौर पे टारगेट किया जा रहा है। 32 दफ़ा वो जो आया गया है इतने सालों में, उसकी कोई पूछ कुछ नहीं है। मैं आमिर वतीम साहब, मैं हूँ ना, वो एक फिल्म का नाम है ना, मैं हूँ ना, तो मैं हूँ ना हर चीज का जवाब देने के लिए। मैंने आपको अर्ज किया कि 2004 से लेकर के इन्वेस्टिगेटिव किसी ऑफिसर ने इन्वेस्टिगेशन नहीं किया, किसी डिप्टी डायरेक्टर ने इन्वेस्टिगेशन नहीं किया, किसी डायरेक्टर ने इन्वेस्टिगेशन नहीं किया, किसी DG साहब ने इन्वेस्टिगेट नहीं किया। बशीर मेमन जवाब देगा 2017 में तुम लगे थे और 2019 में तुमने रिजाइन किया था, तो तुमने जो तुम्हारी ये हैसियत। अच्छा सर ये बताएं, अच्छा दूसरा मैं आपको एक अर्ज करूं, जो उसने लेटर ऑफ थैंक्स लिखा है, उसमें उसने लेटर ऑफ थैंक्स तो लिखा है लेकिन उसने अपना इनेक्शंस भेजे। वो उसका तरीका ये था, मतलब मैं ये समझता हूँ कि वो he wanted to bring this thing on record कि जी मेरा नाम निकल गया है, ये ले लो, ये खत ले लो।
और फिर उसने ये लिखा कि जी बड़ी मेहरबानी, बहुत अच्छा। जिस तरह अच्छा सर, इस बंदे का थोड़ा सा मैं गूगल भी कर रहा था, पढ़ भी रहा था, जरा मैं चेक करूं, इसका कोई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी केस था, वहां पे कोई कस्टडी का अपनी बच्चों की हवाले से कोई केस था वहां पे कोई? सर मेरी बात सुने कलासरा साहब, ये तो मैंने आज बैठ के इधर उधर से फोन करके, आप जैसे कुछ मेहरबान दोस्त हैं उनके साथ भी फोन किया होगा और फिर उनसे पता किया होगा, कहता है ये मियाँ बीवी का कोई झगड़ा है, उसमें ये बच्चों को अगवा करके ले गया था, अपने बच्चों को ले गया था, और ये जाहिर है उसकी और उसकी बीवी के दरमियान का मामला है। मेरा कहाँ से, मैं बशीर मेमन, मेरा क्या ताल्लुक है? मैं तो यहाँ पे जमींदारा कर रहा हूँ। मुझे तो डर ही है कि कहीं ये न कह दे कि ये जमीन जो आपके वालिद साहब ने खरीदी, आपके दादा ने खरीदी 1937 में, ये उन्होंने ये सोच के खरीदी कि मनी लॉन्ड्रिंग के पैसे यहाँ पे लगा। अच्छा सर, एक और बात बताएं सर मेमन साहब, आपने सबसे बड़ी आपकी इमरान खान साहब ने तारीफें की थी, बड़ी उन्होंने आपको अप्रिशिएट किया था जब आपने आसिफ अली जरदारी, अनवर मजीद एंड कंपनी ओमनी ग्रुप के 40 बिलियन रुपीस के फेक आपने अकाउंट उनके ढूंढे, तलाश किए, जीएटी बनाई, मैसिव इन्वेस्टिगेशन हुई, ट्रंक के ट्रंक भरे गए, उनके सबूत आपने पेश किए। इमरान खान साहब वाज योर फैन और मैनी मीटिंग्स में उन्होंने आपको तारीफ भी की और सब कुछ उन्होंने आपको सर पे बिठाया। आप हालांकि और जब आपने आपके बकौल कि जब आपने उनके कुछ आर्डर्स नहीं माने जो आपका ख्याल है मतलब कानूनी तौर पर नहीं माने जा सकते, तो इमरान खान साहब आपके खिलाफ हो गए। आपको जरदारी साहब बेहतर लग रहे हैं कि आप सूबा सिंध में रहते हैं, वहीं पे बेस्ड हैं, ज़मीन भी काश कर रहे हैं, रिटायरमेंट के बाद भी ले रहे हैं, उनको आपने गिरफ्तार भी किया है, उसके बाद अदी फरियाल को भी गिरफ्तार किया, अनवर मजीद को भी गिरफ्तार किया, सबको किया। वहाँ सिंध हुकूमत ने तो अभी तक आपके खिलाफ इस तरह की मेरा बुलडोजर नहीं भेजे कि जाएं इनके घर भी गिराएं और इनको गिरफ्तार भी करें, कोई केसेस भी करें। कुछ आपको फ़र्क लगता है कि इमरान खान साहब और जरदारी साहब के मतलब कंडक्ट में या कंडक्ट अकाउंटेबिलिटी में कोई फ़र्क है थोड़ा सा? कलासरा साहब, अब मैं ये जो जाहिर है मेरा छोटा भाई सियासत करता है, मैं कोई इस तरह की कोई बात नहीं करना चाहता, मैं तो इस चीज को अपने हद तक ही रखना चाहता हूँ। लेकिन इतना मैं बता दूं कि किसी भी रिटायर्ड में मुझे शिकवा किसी और से नहीं है। हुकूमतें, पॉलिटिकल पार्टीज आती जाती रहती है, मुझे शिकवा है ऑफिसर्स से। अगर मुझसे आज वो इस तरह के सवाल करके एक रवायत डाल रहे हैं, तो हर एसपी के पास, डीआईजी के पास, डिप्टी कमिश्नर के पास, सेक्रेटरी के पास, डिप्टी सेक्रेटरी के पास इस तरह की बहुत सारी चिट्ठियां आती हैं। जी मैं उनका निचला सेक्शन या स्टाफ शायद अमल उस तरीके से नहीं करता जिस तरह होना चाहिए, और फिर हर चीफ सेक्रेटरी, हर इंस्पेक्टर जनरल, हर फेडरल सेक्रेटरी अपने रिटायरमेंट के 3 साल के बाद इसी तरह जवाबदेही कर रहा होगा, और मौजूदा डीसी साहब। जी मेमन साहब, वो हमारा इस सेगमेंट का वक्त खत्म हो रहा है, पर हम आपके केस को फॉलो करते रहेंगे। अभी आप ज़रा एक अपनी पेशी भुगत आए, तो ये इसको फॉलो करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। एक वक्फे के बाद नाज़रीन आएंगे और आके फिर जो हाउसिंग सेक्टर के अंदर जो मसाइल चल रहे हैं, ज़रूरी ज़मीनों के ऊपर हाउसिंग स्कीम्स बनती जा रही हैं, जो प्राइम मिनिस्टर ने भी फाइनली उसका नोटिस ले लिया है, उस पर बात करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम में बात तो हमने करनी थी हाउसिंग स्कीमों पे कि इस मुल्क में एक फूड सिक्योरिटी का एक मेजर इशू चल रहा है, और हम ज़रूरी मुल्क होने के बावजूद $10 बिलियन की हमारी फूड रिलेटेड जो है इंपोर्ट्स हैं, जिसकी वजह से बड़ी हमें फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की भी इशू आते हैं। और फाइनली प्राइम मिनिस्टर के लेवल पे जाके इसका नोटिस लिया गया है, पर इसके अंदर जो है हमारे पास टाइम थोड़ा है, और शायद इतना इसको हम इस इशू को इसमें निपटा ना पाएँ, तो इस पर बात करेंगे आइंदा आने वाले दिनों में। तो मैं चाहूँगा कि राज साहब ज़रा आपने ये जो इसी स्टोरी का ये क्विकली जो है 2-3 मिनट हमारे पास हैं कि उसमें ज़रा रैप अप करें कि आपको ये मेमन साले इशू में क्या समझ आई है। 2-3 चीज़ें, एक तो मैंने जो पढ़ा भी है, जो सारे डॉक्यूमेंट्स हमने अभी आपके साथ चलाए भी हैं, एक तो लग रहा है कि जैसे मेमन साहब खुद भी कह रहे थे, कह तो खुद जाएंगे, उन्होंने कहा मैं जाऊंगा। अच्छी बात मुझे उन्होंने ये की है कि मेरी अपनी एजेंसी मुझे वो इन्वेस्टिगेट करे, उसको करना चाहिए और मैं जाऊंगा और जवाब दूंगा। दैट्स ए गुड थिंग। अदरवाइज तो लोग थोड़ा सा कहते हैं ना कि देखें जी मेरे साथ ज्यादती हो रही है। उन्होंने अपनी पूरी गुफ्तगू में कहीं ये नहीं कहा कि मेरे साथ ज्यादती हो रही है। अगर आप नोट करें
जो मेरा ख्याल है एक ऑनरेबल ऑफिसर को इसी तरह करना चाहिए कि जिस एजेंसी का मैं हेड रहा हूँ आज मैं उसको बैठ के वो क्यों करूँ। 2-3 चीज़ें बड़ी ऑब्वियस हैं जो मैंने उनसे सवाल पूछा जिसका जवाब उन्होंने नहीं दिया कि जब आसिफ अली जरदारी के फेक अकाउंट 39 बिलियन रुपीज़, और इनको बड़ी उस वक्त इनको थ्रेट भी थी, मुझे ज़ाती तौर पर पता है, उस वक्त खबरें भी आई थी इनकी फैमिली के, इनकी बहू के, वो डॉक्टर हैं, तो जरदारी साहब इन कंपनी ने उनको भी तंग करने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन खैर वो एक स्टेज पर रुक गया के। उस वक्त इमरान खान साहब के डार्लिंग थे और ये उन्हीं बुनियादों पे चाहते थे कि जैसे आपने आसिफ अली जरदारी साहब के 40 बिलियन रुपीज़ के फेक अकाउंट में गिरफ्तारियाँ की, चीज़ें करें, इन्हीं बुनियादों पे आप इनको भी करें, ये ख्वाजा आसिफ को करें और बाकी दीगर लोगों के। फिर इनकी आगे टक्कर उसके साथ आज़म खान साहब के साथ भी हुई। फिर शहजाद अकबर साहब जो हैं, आपको पता है इमरान खान साहब बड़े खुश होते हैं कि शहजाद अकबर साहब जो हैं उनके पोस्टर बॉय हैं, उनके साथ भी इनका बहुत सारा बड़ा लंबा मामला चला। सो लग यही रहा है, वो बाकी चीज़ों जब उसमें जैसे आपने कहा जाएंगे पता चलेंगे कि सिंगल आउट किया हुआ इमरान खान साहब ने और उनके शहजाद अकबर साहब ने। मुमकिन है इमरान खान साहब को ना पता हो, तो शहजाद अकबर साहब के नीचे ही क्योंकि सारी चीज़ें FIA आती है, और इस वक्त वो सनाउल अब्बासी साहब हैं, वो भी सिंधी हैं माशाल्लाह, वो भी DG हैं, जो बात वो कह रहे थे कि कल को जनाब फिर आपका डायरेक्टर जो आपको भी बुला लेगा किसी न किसी बात पे। इसमें जो मेन चीज़ है ना सर, मैंने देखी जो खत आया है, मेरा ये ख्याल है, मैं व्यू गलत भी हो सकता है, जिन लोगों को कोई अगर आपने फेवर की होती है ना, मतलब आपने मुझे कोई फेवर किया, इलीगल फेवर की है, मैं कभी भी आपके दफ्तर पे थैंक यू नोट नहीं भेजूंगा, लिख के नहीं भेजूंगा। मैंने करना है आपको फ़ोन कर लूँगा, मैं आपको मैसेज कर लूँगा या किसी जगह पर मिल लूँगा। फिर आप इस तरह के फ़ोटो अगर आपका ज़ाती भी था, अगर आपने कोई बहुत बड़ी फेवर की हुई है, फिर अपने घर बुला के आप उससे मिलते भी नहीं होते, नंबर 1। अच्छा मिल लिया तो फिर पिक्चर लेके आप उसको फेसबुक पर भी नहीं चढ़ाते हो, बल्कि बच्चे को कह देते हो कि भैया ज़रा अपना जोश जज्बा काबू में करना, ये फ़ोटो वहाँ पर नहीं चढ़ानी। लास्टली सर, जिन मुल्कों में ये वो बंदा रह रहा है, ये इंटरपोल सिर्फ पाकिस्तान में है या पूरी दुनिया के मुल्कों में भी? दुबई से वो 32 दफ़ा है, दुबई में बेस्ड है, वो दुबई वाले उसको क्यों नहीं गिरफ्तार कर रहे? वो दुबई इमिग्रेशन से क्लियरेंस उसको कैसे मिल रही है? वहाँ भी कोई ये बशीर मेमन ने या उसी फरूक साहब ने उनको भी कोई वो किया हुआ है, कंप्रोमाइज़ किया हुआ है। सो मेरे लिए हैरानी का सवाल ये है कि 64 दफ़ा आया गया है, दुबई से आया है या जिस मुल्क से आया है, इमिग्रेशन करके आया है ना, उन्होंने उनको क्यों नहीं पकड़ा? अब तक क्यों नहीं पकड़ा? नंबर 1, अभी भी वो फरीब बंदा है। प्लस जो लोग यहाँ पे बैठे हुए थे जिनके सामने पूरे कंप्यूटर पे हैं, या तो उनकी गवाहियाँ लेके हैं जी, हमें बशीर मेमन साहब ने हर दफ़ा 32 दफ़ा हमें फ़ोन करके कहा है जनाब ये बंदा आ रहा है, तो इसका नाम जो है ना मुझे क्लास साहब ये प्रोग्राम मुझे आपकी ये समझ ये बात मज़ेदार लगी है कि आजकल ये बच्चे जो है फेसबुक पे तस्वीरें डालते हैं, सोच समझ के डालनी चाहिए कि एक बगैर वजह के एक इशू बन जाता है। उसी से हुआ है सारा, वही से मामला स्टार्ट हुआ है। बाल इसको फॉलो अप करते रहेंगे और बाकी स्टोरियों पे आने वाले दिनों में हम दोबारा बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।